नाउ तो नेक्स्ट टर्म जो है हम देखते हैं क्या है, डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? एक्चुअली डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन, मान के चलो कोई भी हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करते हैं, दैट इज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन क्या होगा? और डाइल्यूशन में होता क्या है? इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मास स्लैश मोल रिमेन कांस्टेंट, मास एंड मोल रिमेन कांस्टेंट। ओनली क्या होता है? ओनली वॉल्यूम चेंज, ओनली सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज होता है। और क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। नाउ अगर हम मान के चले कि ये हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था, उसका उसमें जो है मोल क्या था? मोल क्या था? n1, और मास क्या था? m1, मास क्या था? m1, और उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? कैपिटल M1। हाँ, कैपिटल M इज मोलरिटी। नाउ इसमें हमने क्या किया, और उसका वॉल्यूम क्या था? V1, वॉल्यूम क्या था? V1। उसमें हमने क्या किया? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ V2 वाटर ऐड कर दिया, V2 वाटर ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? V2 वाटर ऐड करना ही क्या कहलाता है? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन। ओके, नाउ अब इसके अंदर क्या हो गया? इसको V इनिशियल मान लेते हैं, V इनिशियल, और V2 ऐड करने के बाद इसका V क्या हो गया? अब इसमें भी मोल इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज मोल रिमेन कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन। यहाँ पे N1 ही रहेगा, और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कितना? V फाइनल हो जाएगा, और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, कितना? M2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। नाउ इन दोनों केस से हम क्या लिख सकते हैं? अपने को पता है मोलरिटी इजकल टू क्या होता है? मोलरिटी इजकल टू M1 इजकल टू मोल ऑफ 1 N1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से N1 के वैल्यू क्या लिख सकते हैं? N1 इजकल टू M1 इंटू V1। फ्रॉम हियर आल्सो डाइल्यूशन के बाद अपन क्या लिख सकते हैं? M2 इजकल टू, क्योंकि मोल सेम रहेगा इसलिए N1 अपॉन वैलेंसी वॉल्यूम फाइनल। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? N1 इजकल टू M2 इंटू V फाइनल। नाउ देखो ये दोनों टर्म जो है M1 इंटू V इनिशियल और M2 इंटू V फाइनल, दोनों N1 के बराबर है। यस, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? M1 V इनिशियल इक्वल टू M2 V फाइनल, ये लिख सकते हैं। तो इससे जो है अपन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन इसका कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो क्या है हमारे पास? NaOH, जिसका मोलरिटी कितना है? 0.4, और इसका जो है वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? मान के चलो 80 ml है। कितना है? 80 ml। इसमें हमने क्या किया? 20 ml वाटर ऐड कर दिया, 20 ml वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml। तो बोलेगा कि फाइनल इसका जो है मोलरिटी क्या होगा अगर 20 ml वाटर ऐड करने के लिए? क्या कैसे निकालेंगे? M1 दैट इज 0.4 इंटू वॉल्यूम दैट इज 80 ml इजिकल टू M2 अपने को निकालना है, एंड V2 कितना हो जाएगा? 20 ऐड करने के बाद 80 में कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M2 इजिकल टू 0.4 इंटू 80 अपॉन 100। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.32। हाँ, इतना जो है वैल्यू आ जाएगा, इतना मोलर का कंसंट्रेशन हो जाएगा M2। हाँ, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। नाउ अगर देखते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, अगर इंटरमिक्सिंग, इसमें क्या कर रहे थे हम? वाटर ऐड कर रहे थे तो डाइल्यूशन। अब इंटरमिक्सिंग करेंगे कि दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो दो टाइप का सॉल्यूशन हम इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, एक सेम टाइप का सॉल्यूशन, एक डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन। हाँ, तो पहला जो हम देखेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaOH है तो NaOH को ही NaOH से मिलाएंगे, HCl है तो HCl को ही HCl से मिलाएंगे। हाँ, जिसका भी सॉल्यूशन है वो सेम टाइप का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है सेम टाइप का सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, दो सॉल्यूशन में अलग अलग। इसका मोलर कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है। हाँ, कंसंट्रेशन M1, वॉल्यूम V1,
और मोल कितना है N1। ओके, नाउ दूसरा इसी का जो है सेम कंपाउंड का जो है उसका मोलरिटी कितना है M2, वॉल्यूम कितना है V2 और मोल कितना है मोल कितना है N2। ओके, नाउ इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल जो है अपने पास मोलरिटी कितना आएगा, फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू M फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं M फाइनल V फाइनल या V टोटल, V फाइनल को क्या लिख सकते हैं V टोटल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 इसके बराबर लिख सकते हैं। और यहां से जो है अपन क्या लिख सकते हैं M फाइनल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2। M1 V1 किसके बराबर आ जाएगा N1 के बराबर आ जाएगा। N1 किसके बराबर आएगा M1 V1 और ये N2 किसके बराबर आ जाएगा N2 इक्वल टू M2 V2 के बराबर। हाँ, तो इसको M फाइनल को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। दिस इज N1 प्लस N2 अपॉन ये V टोटल को इस साइड कर देंगे, सॉरी दिस इज V टोटल को नीचे कर देंगे V टोटल। इसको क्या लिख सकते हैं N1 प्लस N2 को मोल टोटल, हाँ टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम total mole upon total volume. This is the final molarity of solution by mixing two same type of solution। हाँ, अगर different type के solution को mix कर रहे हैं, for example mixing of, next देखेंगे mixing of different type of solution, different type के solution को अगर mix करेंगे उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A टाइप का सॉल्यूशन है, यहाँ पे B टाइप का सॉल्यूशन, एक में Cl एक में मान के चलो CaCl2 है, डिफरेंट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका मान के चलो N1 मोल है N1, मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1 और इसका मोल क्या है M2 और मोलरिटी क्या है M2, वॉल्यूम क्या है V2। नाउ अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल नहीं आएगा, अपने पास क्या आएगा, इसकी मोलरिटी अलग आएगी, इसकी मोलरिटी अलग आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों अलग अलग जो है मोलरिटी शो करेगा। हाँ, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं Ma मतलब मोलरिटी ऑफ A इज इक्वल टू N1 अपॉन V टोटल। सिमिलरली यहाँ पे क्या कह सकते हैं MB मतलब मोलरिटी ऑफ B इज इक्वल टू N2 अपॉन V टोटल वॉल्यूम। ओके, इस फॉर्मूले से अपन जो है टोटल निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस का देखेंगे। अब जो है मेन अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से जो अपना मेन स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले जो टर्म आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वेपर प्रेशर। इसको पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में VP से डिनोट करते हैं इसको। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? सबसे पहले वेपर प्रेशर अगर पता चल गया तो इससे जो अपना हेनरी लॉ और रोल्स लॉ को जो है पढ़ना आसान हो जाएगा। हाँ, तो क्या होता है वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर एक्चुअली सबसे पहले जो वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर डिफाइंड कहाँ पे होता है, सबसे पहले वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहला वेपर प्रेशर डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम कहां पे डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम किस चीज का? तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जहां पे सेम हो जाए, मतलब इक्वल कांस्टेंट हो जाए, दैट इज रेट ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम कांस्टेंट जहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन कांस्टेंट हो जाए, वहां पे डिफाइंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम कांस्टेंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही क्या डिफाइंड होता है? वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये कोई अपने पास कंटेनर है, कंटेनर में क्या पड़ा है? लिक्विड, दिस इज लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या हो रहा होगा, ये जो है वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और वेपर किसमें? लिक्विड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विड से अगर वेपर, दिस इज लिक्विड एंड इसमें क्या है? वेपर, ये वेपर है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवापोरेशन। दिस इज नॉन एज इवापोरेशन।
इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। एंड जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए उसी को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या डिफाइंड होता है? वेपर प्रेशर। नाउ अब डिफाइन करते हैं हम वेपर प्रेशर को, तो कैसे करेंगे? वेपर प्रेशर को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या होता है वेपर प्रेशर? द प्रेशर exerted by vapor pressure exerted by vapor on surface of liquid, on surface of liquid as well as container wall, as well as container wall is known as वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्ट जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, कुछ ना कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्या है अपने पास? कंटेनर, इसमें क्या पड़ा है? लिक्विड। ये है लिक्विड अपना, दिस इज लिक्विड सरफेस। हाँ, तो इससे जो वेपर कन्वर्ट हुआ है ये वेपर क्या करेगा? ये रैंडमली मूव करेगा। तो ये वेपर जो है क्या करेगा? इस लिक्विड वॉल के सरफेस के ऊपर भी वेपर प्रेशर लगाएगा, इस पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा ये वेपर, और ये वेपर इधर भी टकराएगा तो इधर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड एज वेल एज कंटेनर वॉल। अगर कंटेनर वॉल पे और सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर के थ्रू, उसी को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर। ओके, नाउ अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। हाँ, वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पे? तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा, तो मोर वेपर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, on increase in temperature, vapor pressure increases। वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद नेचर ऑफ लिक्विड में क्या देखेंगे कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? मोर द इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस विल बी द वेपर प्रेशर। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, वेपर प्रेशर जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना आपस में फोर्स लगेगा तो उसमें क्या होगा? लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, उस केस में वेपर कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा? मान के चलो ये है हमारे पास इथाइल डाइथाइल ईथर CH3O एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन है, दूसरा अपने पास इथेनॉल का CH3CH2OH। अब पूछेगा किसका जो है CH3CH2OH, पूछेगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। मोर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर के। तो ये जब ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा कम होगा? इथेनॉल का, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, हियर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, नाउ अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लिखते हैं कि नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नोट करके, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया और शेप ऑफ कंटेनर।
कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर और सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है। हाँ, और ये क्या है, वेपर प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट अगर वेपर प्रेशर के बारे में और कुछ लिखेंगे तो मान के चलो अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर अपना क्या है, जीरो है, इफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, तो ये सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, सब्सटेंस विल बी, अगर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जीरो है तो सब्सटेंस विल बी नॉन वोलेटाइल, सब्सटेंस विल बी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर किसी का, अगर इफ वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर है, तो उस केस में सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस विल बी वोलेटाइल, वोलेटाइल कैसा होगा वो सब्सटेंस, वोलेटाइल होगा। ओके, तो ये था अपने पास वेपर प्रेशर की कहानी। अब वेपर प्रेशर पता चल गया, तो चलो अब हेनरी और रॉल्स लॉ के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग डालते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हेनरी लॉ। क्या होता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। हाँ, ये नीट का एक, सॉरी बोर्ड का एक फिक्स क्वेश्चन है। हाँ, बोर्ड का एक फिक्स क्वेश्चन होता है हेनरी लॉ। चलिए क्या होता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या डिफाइन करता है, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। हाँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये किसको एक्सप्लेन करता है हेनरी लॉ, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कौन एक्सप्लेन करता है, हेनरी लॉ। इसमें क्या लिख सकते हैं, सोलेबिलिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to vapor pressure of vapor pressure on surface of liquid, vapor pressure on surface of लिक्विड। जितना ज्यादा लिक्विड के सरफेस पे वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, सोलेबिलिटी। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। हाँ, तो सोलेबिलिटी ऑफ गैस को अपन किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। तो देखो इसको क्या, ये क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा सोलेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। सोलेबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से इसको डिफाइन करते हैं। हाँ, सोलेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स सोल्यूट, उतना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। तो यहाँ से वेपर प्रेशर में प्रोपोर्शनल हटता है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एच इज हेनरी कांस्टेंट, के एच इंटू एक्स, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। यहाँ पे वीपी क्या है, वेपर प्रेशर। ओके, नाउ के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, दिस इज हेनरी कांस्टेंट, and x is mole fraction of solute, mole fraction of solute. Okay, this is mathematical form. Now अब जो है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखेंगे तो जितना भी मान के चलो सोडा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, तो उसको जो है अपन ठंड में रखते हैं, मतलब ठंडा में रखते हैं, फ्रीज वगैरह में रखते हैं, और उस पे हाई प्रेशर से जो है गैस उसमें डिजोल्व होता है। कौन सा गैस डिजोल्व होता है, CO2। तुमने शॉपकीपर की दुकान पे देखा होगा कि जो सोडा वाला बेचने वाला होता है उसके अंदर जो वो बड़े बड़े सिलेंडर उसके पास रहता है, क्यों रहता है वो सिलेंडर, वो हाई प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए रहता है। हाई प्रेशर पे CO2 डिजोल्व करता है वाटर में, तब जाकर के उसके अंदर कार्बनिक एसिड बनता है। ओके, तो CO2 को डिसॉल्व करने के लिए उस पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो सोलेबिलिटी गैस की ज्यादा हो जाएगी, और कम टेम्परेचर पे सोल्यूबल ज्यादा होता है। ओके, नाउ अगर एग्जांपल देखेंगे हेनरी लॉ का तो क्या क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ
क्या क्या एग्जांपल है हेनरी लॉ का, चलिए देखते हैं क्या करके। फर्स्ट में डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, डिसोल्यूशन ऑफ CO2 at high pressure and low temperature in soft drink। जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें जो है CO2 को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डिसॉल्व किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर कौन होता है? जो डीप इनसाइड द ओशियन जाता है। उसके अंदर क्या होगा, अगर डीप इनसाइड ओशियन में क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, तो जो अपने सिलेंडर में वो लेकर के जाता है ऑक्सीजन, उसमें जो है कुछ नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है उस केस में जो है रिएक्टिव हो जाता है। हाँ, तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट में हीलियम जो है उसमें मिक्स करते हैं ताकि नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं हो, बेंड नहीं करे। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट हाई प्रेशर N2 absorbed by blood, हाँ, by blood। तो इसके लिए क्या करते हैं, सो हाँ, एट हाई प्रेशर बिकॉज डीप इनसाइड द ओशियन देयर इज अ हाई प्रेशर, दैट्स व्हाई क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हीलियम विथ N2 to avoid bends। ओके, नाउ अगर जो है हम देखेंगे कि इसका क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ इज लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ हाँ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में देखेंगे, फर्स्ट लिमिटेशन इज डज नॉट अप्लाई एट अ वेरी हाई प्रेशर। हाँ, वेरी हाई प्रेशर पे ये अप्लाई नहीं होता है, डजंट अप्लाई एट वेरी हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, व्हेन गैस इज रिएक्टिव, अगर गैस रिएक्टिव है तो वो डिसॉल्व में रिएक्ट कर जाता है वाटर, फॉर एग्जांपल NH3 और HCl। इफ गैस इज रिएक्टिव, अगर गैस रिएक्टिव है, लाइक एग्जांपल इज NH3 और HCl, ये सब गैस क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। हाँ, तो ये डिसॉल्व नहीं होकर के रिएक्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड देखेंगे तो क्या लिमिटेशन है, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में भी क्या होगा, हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट अब जो है अपना टॉपिक देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉल्स लॉ। तो नेक्स्ट जो है अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन है, रॉल्स लॉ। हाँ, रॉल्स लॉ एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रॉल्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, लिक्विड इन लिक्विड, हाँ, लिक्विड एंड लिक्विड को एक्सप्लेन करेगा। और इसमें एक और नेसेसरी कंडीशन क्या है रॉल्स लॉ के लिए, व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब बोथ लिक्विड, इसमें सोल्यूट भी लिक्विड होगा एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तो दोनों कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। तो क्या लिखेंगे, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, दोनों कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन कैसे डिफाइन, रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, क्या कहता है रॉल्स कहता है कि पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक मान के चलो, ये क्या है, लिक्विड ए, और ये क्या है, लिक्विड बी, इसमें लिक्विड ए है और इसमें लिक्विड बी है। इन दोनों को मिला करके जो है अपन एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में क्या है, ए प्लस बी दोनों है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज प्योर फॉर्म, ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ ए, इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर
form of A and this is pure form of B. नाउ एंड ये क्या है, ये है सॉल्यूशन. ओके नाउ अब जो है रोल्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा ए का वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ. पार्शियल प्रेशर या इसी को क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is directly proportional to its mole fraction. Okay, now from here we can write इसके अंदर जो इसका तो जो भी होगा पार्शियल प्रेशर वो सिंगल होगा ही. इसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा PA एंड PA प्रोपोर्शनल टू किसके होगा XA. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सिमिलरली PB कितना होगा PB इज इक्वल टू PB प्रोपोर्शनल टू XB. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. सिमिलरली वी कैन राइट हियर इफ प्रोपोर्शनल अगर रिमूव करते हैं हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PA इज इक्वल टू P नॉट A. PA इज इक्वल टू P नॉट A XA. PA इज इक्वल टू P नॉट A XA. सिमिलरली PB इज इक्वल टू क्या होगा PB इज इक्वल टू P नॉट B XB. PB इज इक्वल टू P नॉट B XB and PA is equal to P naught A XA according to Rolle's law. ये कहता है Rolle's law क्या कहता है partial pressure the vapor pressure of a liquid is directly proportional to small fraction. तो A का partial pressure क्या होगा A के mole fraction के proportional. अब proportional हटता है तो क्या आता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पे क्या आएगा P naught A. and what is P naught A? P naught A is partial pressure of A in pure form and PA is partial pressure of A in solution form. PB is partial pressure of B in solution and P naught B is partial pressure of B in pure form. Okay, तो ये अपन लिख सकते हैं. अब अपने को पता है कि according to डाल्टन क्या बोलता है कि P टोटल जो होता है ना वो सारे प्रेशर के सम के बराबर होता है. तो इसको क्या लिख सकते हैं P टोटल या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं P सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या है PA प्लस PB. ये लिख सकते हैं ना PA प्लस PB. अकॉर्डिंग टू डाल्टन वी राइट दैट P टोटल या P टोटल क्या है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB. अभी हमने देखा कि PA किसके बराबर है PA बराबर है P नॉट A XA दैट इज PS इज P सॉल्यूशन. P नॉट A XA PA की जगह पे हम क्या रख देते हैं P नॉट A XA क्योंकि अभी हमने देखा था PA किसके बराबर था P नॉट XA प्लस PB की जगह पे क्या रख देंगे P नॉट B XB क्योंकि PB किसके बराबर है P नॉट B XB के. तो ये अपने पास क्या आ जाएगा P सॉल्यूशन. ना इसको और थोड़ा अपन जो है क्या कर सकते हैं मॉडिफाइड कर सकते हैं. यस क्योंकि अपने को पता है मोल फ्रैक्शन का सम XA प्लस XB. मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1. as we know very well that summation of mole fraction is 1. sum of all mole fraction is 1. तो यहाँ से अपन चाहेंगे तो XA को क्या लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस XB या फिर XB को क्या लिख सकते हैं XB इक्वल टू 1 माइनस XA. ये दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. तो एक बार XA का वैल्यू ये पुट कर दो एक बार XB का वैल्यू ये पुट कर दो. तो चलो हम XA की जगह पे क्या लिखते हैं 1 माइनस XB. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PS इज इक्वल टू P नॉट A और इसके XA की जगह पे हम क्या रख देंगे 1 माइनस XB. क्या हो जाएगा 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB. क्लियर. नाउ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB. तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू P नॉट A प्लस यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं क्या इन दोनों में XB कॉमन है तो XB इंटू यहाँ पे प्लस लिए है तो ये वाले को पहला लेना पड़ेगा P नॉट B माइनस P नॉट A. ये अपने पास जो है मॉडिफाइड फॉर्मूला आ गया. ओके. हाँ सिमिलरली अगर चाहेंगे तो यहाँ पे XA की जगह पे जो हम XB भी पुट कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं करके क्या आएगा.
एक्स ए की जगह पर अगर हम एक्स बी पुट करते हैं, तो चलिए एक्स ए की जगह पे हम एक्स बी पुट करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा जो है इधर कर देते हैं। नाउ चलिए अब जो है देखते हैं एक्स ए की जगह पर अगर हम पुट करते हैं एक्स बी, इसी फॉर्मूले में हम जो है एक्स बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स ए, तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और 1 माइनस पी नॉट एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, पी एस इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ पे एक्स ए हो जाएगा, हाँ एक्स ए। इन दोनों में देखो एक्स ए कॉमन है, एक्स ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ओके, ये अपने पास जो है फॉर्मूला आ गया। ओके, ये दोनों फॉर्मूला आ गया। हाँ ना, अब जो है क्या क्या डिनोशन हमने क्या है उसको लिख देते हैं, एक्स ए एक्स बी क्या है, तो चलिए पी ए क्या है, इसमें पी ए इज पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर, क्या है पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सिमिलरली पीबी क्या है, पीबी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड व्हाट इज पी नॉट ए, इज पार्शियल प्रेशर ऑफ P naught A is partial pressure of A in pure form, okay, partial pressure of A in pure form। Similarly जो है P naught B क्या हो जाएगा, P naught B is partial pressure of B in pure form। okay, now XA क्या है, XA is mole fraction of A, XA is mole fraction of A। Similarly XB is mole fraction of B, and PS is partial pressure of solution, okay, तो दिस इज द रोल्स लॉ। नाउ अब जो है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख करके बताओ कि एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ, देखो क्वेश्चन एट सर्टेन टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है, एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and B is given वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B जो है इस तरह से अपने पास दिया है कि पी टोटल का वैल्यू कितना दे रखा है, पी टोटल इज इक्वल टू 120 प्लस 120, हाँ यहाँ से दे रखा है पी टोटल या पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 120 माइनस 75 XB, 120 माइनस 75 XB। फाइंड, इसमें क्या निकालना है, फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। हाँ तो क्वेश्चन ये है, चलो करके बताओ। चलो मैं करके बताऊं, चलो पोज करके तुम लोग करना, मैं करके बता देता हूँ। तो इसको जो है अपन किससे पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे, जो अपने पास पहले जो इक्वेशन आया है ना एक्स बी के टर्म में, पी एस का जो एक्स बी के टर्म में आया है उसको, इसमें जो है क्वेश्चन क्या है, फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना है। हाँ अपने पास जो एक्स बी का पहले देखो ये वाला जो टर्म आया था, तो एक्स बी का जो भी आया था फॉर्मूला उसी को जो है इक्वेट करना है इस इक्वेशन से। तो चलिए हम इक्वेट करके देखते हैं। अभी हमने देखा था कि इससे पहले जो है अपना एक्स बी के टर्म में जो है क्या आया था फॉर्मूला, एक्स बी के टर्म में क्या आया था, दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, अरे अभी कहाँ चला गया, पी नॉट ए
पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब सिंपली ये वाला फॉर्मूला आया था अभी अपने पास, इसको इससे इक्वेट करेंगे, इससे अगर इसको इक्वेट करेंगे तो पी एस के बराबर और 120 किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए की। तो क्या अपने पास पी नॉट ए की वैल्यू आ गई, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। नाउ देखो इसका एक्स बी और इन पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 75 के बराबर। तो अपन यहां से लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू माइनस 75, ये लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, क्यों कि ये इसके बराबर है। ओके नाउ इसमें जो है अपने को पता चल गया क्या कि इसकी वैल्यू कितनी है 120, पी नॉट ए की वैल्यू 120, तो पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस 120 इक्वल टू माइनस 75। ओके यहां से अपन पी नॉट बी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 120 माइनस 75, 125 माइनस 75 कितना हो जाएगा 45। ओके तो ये अपने पास पी नॉट बी का वैल्यू आ गया, पी नॉट ए इज 120 एंड पी नॉट बी इज 75, दिस इज आवर आंसर। ओके अब समझ में आया।